बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नवाज शरीफ और मौलाना का पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ से बातचीत नामुमकिन है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। दोनों बड़ों के अहम राब्ते में बड़े फैसले। हुकूमत जाती है तो जाए, इंतखाबात एक ही दिन होंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मुत्तफिक। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले चुके हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, क्या अपडेट्स हैं? on इब्राहिम लकी से भी हम राब्ता कायम करेंगे, आपको अपडेट करें कि नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत नामुमकिन है। नवाज शरीफ और मौलाना ने अपना फैसला सुना दिया। दोनों बड़ों के इस अहम राब्ते में इत्तलात के मुताबिक बड़े फैसले हुए हैं। हुकूमत जाती है तो जाए, इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मुत्तफिक हुए। जराए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, जिसमें यह फैसला किया गया है कि इंतखाबात एक ही रोज होंगे। हुकूमत जाती है तो जाए। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जारी रखने से साफ इनकार किया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, पश्चिम नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल और आईनी सूरत हाल पर जो है खुद को सियासी कुर्बानी देने का हतमी जो है वो फैसला कर लिया गया है। और उनका ये कहना है कि अगर मौजूदा आईन और कानूनी सूरत हाल में अगर शहबाज हुकूमत की जो है ना अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ती है तो उससे किसी किस्म का दरेक नहीं किया जाएगा, लेकिन जो है वो अपने असूली मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। इस हवाले से जराए ने बताया कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान असूली इत्तफाक हो चुका है, जबकि पीपल्स पार्टी भी इस मामले पर जो है वो ऑन बोर्ड है। जराए का ये कहना है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जो है वो खत्म कर दिए हैं। पीडीएम जो है शहबाज शरीफ हुकूमत को कुर्बान करने के को तैयार है और असूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ताहम इस हवाले से जो इत्तफाक पाया गया उसमें कहा गया कि इंतखाबात एक रोज जो है वो होने चाहिए और कबल वक्त हुकूमत तहलील नहीं होगी। इस हवाले से बातचीत पर जो है ना इत्तफाक हो गया हुआ है। उनका ये कहना था कि इमरान खान से मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अदलिया के फैसलों का एहतराम है, मगर कानूनी व आईनी रास्ता अख्तियार करेंगे। इस वाले से हमारी एक वफाकी जो है वजीर से बात हुई और उन्होंने मौजूदा सियासी सूरत पर हमारी इस बात की जो है तस्दीक की और कहा है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो चुके हैं, लिहाजा पीडीएम जो है वो किसी भी जो है ना सियासी कुर्बानी के लिए तैयार है और हर तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको जो है उनको फेस करेगी। जी इब्राहिम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा और सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, पीटीआई की सफ़ों में क्या चल रहा है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, पीटीआई जो है इस वक्त इमरान खान ने कॉल दी है पीटीआई की तमाम लीडरशिप को कि एक तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम बाहर निकलेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ना माने, क्योंकि जब चौधरी परवेज के घर हमला हुआ था तो एक बड़ा शिद्दत पसंद पीटीआई का तबका था, वो चाहते थे कि मुज़ाकरात से फौरन बैकआउट किया जाए, मुज़ाकरात हुकूमत से ना किए जाएं जो जिस वक्त हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी थे। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कराची ने इमरान खान को राजी किया था कि मुज़ाकरात से हमें नहीं जाना चाहिए, हुकूमत खुद मुज़ाकरात से भागेगी। मुझे पता है कि हुकूमत किसी सूरत इंतखाबात कराने पर तैयार नहीं होगी और इस तरह हम सुप्रीम कोर्ट के आगे बिल्कुल हमारा जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह हो जाएगा और हम झूठे नहीं पड़ेंगे और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के लिए आसानी होगी कि वो अपना फैसला जो दे चुके हैं। और जिस तरह के गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने भी एक तकरीब में लाहौर में इसका बाकायदा ऐलान किया कि फैसला मौजूद है और चौंके से चैलेंज नहीं किया गया, तो इस फैसले पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सियासी जमातें जो हैं वो खुद फैसला करेंगे कि उन्हें मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करना है या आइन और कानून के तहत। तो इमरान खान और पीटीआई की सफ़ों में तो ये बात बिल्कुल क्लियर है और उनको ये बहुत हद तक यकीन है कि चाहे इंतखाबात कबल वक्त हों और चाहे इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पे हों, सिर्फ एक तशवीश उनकी सफ़ों में पाई जाती है कि इंतखाबात अक्टूबर के बाद भी ताख़ीर का शिकार ना हो जाएं, जिसकी बिल्कुल ठीक है अयाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। फवाद की जानिब रुख करेंगे। फवाद, आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ट्वीट किया कि इंतखाबात कुछ महीनों के फासले पर हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो है वो 3 हफ्ते तक मुलतवी हुई और अब ये इत्तला सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में इत्तफाक हुआ है कि मुज़ाकरात जारी ना रखे जाएं, हुकूमत जाती है तो जाए। किस तरह इनको इंटरकनेक्ट करेंगे आप?
جی مذاکرات پہلے بھی زبردستی کی اس شادی کی طرح، اس ارینج میرج کی طرح تھے. ارینج کے اوپر میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ وہ ارینج کر کے ایک میرج کروائی گئی تھی جو مذاکرات کے نام کی تھی، کہ جس کا نباہ بہت زیادہ عرصے تک ہونا نہیں تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ مذاکرات کی ناکامی کا اعلان تو منگل کی رات ہی ہو چکا تھا کہ مذاکرات میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں پارٹیوں نے پریٹینڈ یہ کیا کہ جیسے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات پہ یقین رکھتی ہیں، سیاسی عمل کے اوپر یقین رکھتی ہیں، لیکن اگر دونوں جانب سے ہی بات کی جائے، چاہے وہ حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، تو کسی موقع کے اوپر بھی تھوڑا سا بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے فرد کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ دونوں پارٹیاں کسی خلوص نیت کے ساتھ یا اس بحران کو ختم کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. ہر کوئی اپنی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے بیٹھا تھا، پھر چاہے وہ حکومت ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو. کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو یہ تانا تاریخ کے اندر ملے یا آگے فیوچر میں جا کے لوگ جب تاریخ پڑھیں تو یہ کہیں کہ فلانا پارٹی کی بے وقوفی کی وجہ سے یا اس کی غیر سیاسی حکمت عملی اور غیر پختہ سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ نکلا کہ ملک کے حالات خراب ہوئے. ہر فرد چاہتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے، اور یہ لکھا جائے کہ اس نے جمہوریت کی پاسداری کی، جمہوری معاملات کی پاسداری کی، مذاکرات پہ یقین رکھا، جمہوری عمل کے اوپر یقین رکھا، بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا، بند گلی میں جانے سے گریز کیا. ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اسی طریقے سے یاد کیا جائے. تو یہاں پارٹیوں کی بھی مکمل تو کوشش یہی تھی کہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور خود پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر اپنا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اسی طرح کی بات کریں جس میں یہ احساس ہو کہ مذاکرات کے لیے وہ تو ہر وقت تیار. بالکل ٹھیک ہے فواد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ابراہیم آپ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، بہت اہم فیصلہ پی ڈی ایم سربراہ اور میاں نواز شریف کے درمیان، کیا اس فیصلے سے باضابطہ طور پر حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی بتا دیا گیا ہے؟ بالکل، پیپلز پارٹی تو پہلے سے ہی اس حوالے سے آن بورڈ تھی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ تو ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ مذاکرات کے حامی نہیں تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صورت جو ہے عمران خان کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ یہ سپریم کورٹ کی یہ ایک بائنڈنگ تھی، ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ خود بیٹھ کر جو ہے موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی فارمولہ طے کریں. جو قومی اسمبلی ہے اس کی تحلیل کے حوالے سے جو الیکشن ہے ایک روز اگر کرانے ہیں تو جو بھی فارمولہ بنائیں گے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بنائیں گے. لیکن ہمیں ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے کسی بھی جو ہے وہ فارمولے پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ ایک چیز پی ٹی آئی کا یہ ایک تھا کہ بھی ایک روز الیکشن پر تو وہ متفق ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں وہ قبل از وقت جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں تاکہ فوری طور پر الیکشن کی طرف جایا جائے. لیکن یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور میاں محمد نواز شریف جو ہے نا وہ بہت شکریہ ابراہیم لکی. ایاز شجاع، فواد احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. صدر مملکت عارف الوی نے جسٹس مسرت ہلالی کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ میں بطور قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے. آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس مسرت ہلالی کی بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ میں بطور قائم مقام چیف جسٹس اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں. سپریم کورٹ نے حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استدعا فی الوقت مسترد کر دی ہے. کیا پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کا اختیار تھا؟ سپریم کورٹ کا عدالتی اصلاحات بل کیس میں استفسار. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے جواب دیا، سپریم کورٹ انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتی. عدلیہ کی آزادی کا مقدمہ ہے، اس لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، فل کورٹ بینچ تشکیل دینا کافی مشکل ہے. وفاق کی استدعا اچھے الفاظ میں نہیں لیکن سمجھ چکے ہیں. جسٹس عائشہ ملک نے کہا، کیا حکومت فل کورٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ رولز، آئین اور قانون کے تحت کیا حکومت چاہتی ہے عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے عدالت سے فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی. سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے دلائل دیے، سپریم کورٹ کے رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے. سپریم کورٹ پریکٹس رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے. عدلیہ کی آزادی اور رول سے متعلق مقدمہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے. ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے. جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا، کیا ایسی قانون سازی کے اختیارات ہیں یا نہیں؟ ترمیم کا سوال نہیں ہے. جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا، کیا ماضی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جیسی کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا 1973 تک صدر کی اجازت درکار تھی. جسٹس عائشہ ملک نے کہا، سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے.
क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? क्या अदलिया की आजादी का हर मुकदमा फुल कोर्ट ने सुना था? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इफ्तिखार चौधरी केस समेत कई मुकदमात फुल कोर्ट ने सुने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर ये हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। वफाक की सदा अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था, आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था, क्या आपका मुद्दा ये है कि रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए तो तशरीह भी वही करे? अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों का मामला पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आज जस्टिस मुजाहिर नकवी की आमदन और असासों का जायजा लेगी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जी जावेद। जी, नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बस चंद ही मिनट पहले शुरू हुआ है। तकरीबन ये निस्फ घंटे मुकर्रर वक्त से ताखिर से शुरू हुआ है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के असासों का जायजा लिया जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी। ये जिम्मेदारी जो है कौमी असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सौंपी है और इस हवाले से आज इजलास है। लेकिन जिस वक्त ये इजलास मुनक्किद किया जाना था, इजलास से कबल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम जो है वो अरकान को अपने हमरा चैम्बर में ले गए और वहाँ उनसे मुशावरत की। इस वक्त सेक्रेटरी लॉ मौजूद हैं, इसके अलावा चेयरमैन FBR मौजूद हैं, शेख रोहेल असगर, बरजीज ताहिर, डॉक्टर निसार चीमा, इसके अलावा वजिया कमर, शाहिदा अख्तर अली और नूर आलम जो है ये इजलास में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आमदन से ज़ायद असासजात का केस नैब लाहौर ने एक मरतबा फिर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब किया है। नैब की उस्मान बुज़दार को कल दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला को 30 सवालात पर मुश्तमिल सवाल नामा का जवाब देने के लिए तलब किया गया है। मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास बताइएगा। वक्कास, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या चार्जेस हैं उस्मान बुज़दार पर? बिल्कुल वैसे ये सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं उन्हें 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया है। उस्मान बुज़दार से 40 अरब रुपए के मंसूबों का एक ही रोज इफ्तिताह के हवाले से नैब जो है वो पूछताछ कर रहा है, जबकि DG खान में डैम की तमीर का ठेका मनपसंद अफराद को देने के हवाले से भी नैब टीम सवालात करेगी। इसके अलावा उस्मान बुज़दार दिन की आमदन से 10,000 रिकॉर्ड भी मांगा गया है। बहुत शुक्रिया वकास गौरी आपका। सियाती मकाम सवात में मई के महीने में दिसंबर के नज़ारे, बारिश, आलाबारी और बर्फबारी ने मौसम सुहाना कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हारून सिराज मालम जब्बा में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मालम जब्बा में मौजूद हूँ जहाँ पे मई के महीने में दिसंबर जैसा मौसम है। पहाड़ों पे बर्फबारी इस वक्त हो रही है और शदीद ज़्यादा बारिश इस वक्त जारी है। मुल्क भर से आए हुए सयाह भी मालम जब्बा के हसीन नज़ारों और ठंडठार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस वक्त बहुत हसीन मनाजिर हैं, क्या दरख्त क्या फूल सब ही सब जो है यहाँ पे दिलकश नज़ारे हैं। टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे चेयर लिफ्ट के से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि स्वाद से मैं मालम जब्बा से आपको अपडेट कर रहा हूँ। ज़्यादा बारी भी शुरू है, पर पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी है और बहुत हसीन और खुशगवार मौसम है यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया आपका। बरतानी बादशाह चार्ल्स सॉम की ताजपोशी की खुशी में म्यूजिक कंसर्ट हुआ। सुपरस्टार लायनल रिची, कैटी पेरी समेत दीगर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ज़मीन पर रोबोट्स ने इंसानों का जीना दोभर कर दिया। इस मरतबा फिल्म में रोबोट्स की रोबोटिक जानवरों में तब्दील होकर आमद। क्या एक नौजवान शख्स और रिसर्चर ज़मीन को तबाही से बचा पाएगा? हॉलीवुड की एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन पर मबनी फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 9 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।